हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो पे हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। द टॉपिक इज सॉल्यूशन। देखिए आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है सॉल्यूशन के बारे में, उसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सॉल्यूशन सिंपली ए होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस का मतलब है यूनिफॉर्म और मिक्सचर का मतलब है ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस किसी रेशो में मिले होते हैं। अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू substances, two or more than two substances whose relative amount may be varied within certain limits। अब देखिए ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है इसको मैं अभी थोड़े से जनरल भाषा में आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमने लिया है वाटर। ये मेरे पास वाटर है और मैंने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट। सॉल्ट सिंपली मीन्स NaCl। ठीक है, तो हमने जो बीकर लिया है उसमें पानी है और हमने उसमें ऐड किया है नमक। तो यहाँ पर जो हमने नमक ऐड किया है उसके अमाउंट को हम लोग वेरी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने 1 ग्राम NaCl ऐड किया है, हम 2 ग्राम भी उसमें डिजोल्व कर सकते हैं, 3 ग्राम ऐड कर सकते हैं, 4 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 लीटर पानी लिया है और उसमें हम लोग जो है 2 kg NaCl मिला दें। तो हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि हुज रिलेटिव अमाउंट मे बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। और होमोजीनस लिखा है। होमोजीनस का मतलब ही है कि हम लोग सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे तो इसका सॉल्ट का जो रिलेटिव अमाउंट है वो वाटर में जो उसका कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहने वाला है। इसीलिए ये बना है होमोजीनस मिक्सचर। और यहाँ पर हमको सिंगल फेज मिलेगी। सिंगल फेज का मतलब क्या है कि जब हमने नमक को पानी में ऐड कर दिया तो हमें केवल वो लिक्विड ही दिखाई देगा, जो नमक उसमें डिसॉल्व हो गया है वो हमको दिखाई नहीं देगा। इसी को बोलते हैं सिंगल फेज। वहीं अगर आप लोग पानी में जो मिट्टी मिलाएं तो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और आपको मिट्टी की लेयर अलग दिखाई देगी और पानी की लेयर अलग दिखाई देगी। वो है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली ये समझा है कि सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है और जहाँ पर जो सब्सटेंस हमने मिक्स किए हैं उनके रिलेटिव अमाउंट की जो रिलेटिव अमाउंट है उसको हम लोग सर्टेन लिमिट्स में वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट। तो देखिए सॉल्यूट सिंपली वो है जिसको घोला जाता है। जैसे मैंने अभी ये जो बीकर में पानी लिया, पानी में किसको ऐड किया? नमक को। तो नमक को घोला है, किस में घोला है? पानी में घोला है। तो नमक है सॉल्यूट और जो पानी है वो है सॉल्वेंट। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं यहां पर सॉल्यूट जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है, और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है। और हम लोग और सिंपलीफाई करें इसको तो देखिए सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे हमने पानी लिया है ज़्यादा और इसमें नमक लिया है कम। जैसे हम लोग जनरल एक एग्जांपल समझें तो हम लोग घर में आटे में नमक मिलाते हैं, तो आटा ज़्यादा क्वांटिटी में है और जो नमक है वो कम क्वांटिटी में है। तो जो आटा है वो बन गया सॉल्वेंट और जो नमक है वो बन गया सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो है वो लेसर अमाउंट में रहते हैं, लेसर अमाउंट, और जो सॉल्वेंट है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
solute and solvent mix together and we obtain solution. सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। ये मैं थोड़ा सा जल्दी इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि लोअर क्लासेस में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो देखिए किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। इस बेसिस पर अगर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासीफाई करें तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए ओनली वन सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा, तो इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन या हम लोग बोलेंगे बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूट दो प्रेजेंट हैं, सॉल्यूट 1 और सॉल्यूट 2, सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे टर्नरी मिक्सचर या टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा इसका अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, सॉल्यूट एक से ज़्यादा, जैसे हमने लिया वाटर, हमने वाटर लिया और इसमें मिला दिया NaCl, नमक मिला दिया, हमने इसमें लेमन जूस मिला दिया शिकंजी बनाने के लिए और हमने इसमें शुगर भी ऐड कर दी। तो अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 3 सॉल्यूट हैं, 3, और सॉल्वेंट क्या है, एक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा और जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग एयर की बात करें तो एयर में जो गैसियस मीडियम है वो सॉल्वेंट है, फिर उसमें डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन मीडियम कैसा है एयर का, वो गैस है। तो जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। हम लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं, हम लोग इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, देखिए नोट में, फिजिकल स्टेट ऑफ solution decides by physical state of solvent। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट बना के लिख सकते हैं। 2 कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के, 2 कंपोनेंट हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को अगर हम लोग ऐड कर देंगे देन वी विल ऑब्टेन द वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे आगे चल के। अब देखें हम लोग कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सिंपली द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब इस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हमारे पास हैं। इस स्ट्रेंथ को हम लोग कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, मतलब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई मेथड्स हैं। लाइक आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, परसेंट स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ वेरियस कंसंट्रेशन टर्म, वेरियस कंसंट्रेशन टर्म। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन है इसका सिंपली मतलब है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन के कितने अमाउंट में डिसॉल्व है, इसकी कैलकुलेशन को ही हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के जो अलग अलग टर्म हैं वो देखिए, सबसे पहले है मोलैरिटी, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है इसको। तो मोलैरिटी को सिंपली हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझिए कि इट इज डिफाइंड एज the number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। मतलब हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है और कितना वॉल्यूम लिया है, यूनिट वॉल्यूम लिया है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में
m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं मोलरिटी की यूनिट निकालूं तो वो आ जाएगी मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। ठीक है, अब देखिए इसको और एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखें, सिंबल की फॉर्म में लिखें, तो आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से और सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। याद रखना, सॉल्यूट को बी से करते हैं और सॉल्वेंट को ए से करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मोलरिटी को m बराबर नंबर ऑफ मोल्स को n से करेंगे, ऑफ सॉल्यूट का है तो b, एन बी, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानते हैं। यदि हमको वेट दिया गया है तो फॉर्मूला ए लग रहा था, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं उसको लिख सकता हूं, देखिए एन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन बी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी फॉर्म हो उसकी। तो देखो एन बी की जगह मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब डब्ल्यू बी। मॉलिक्यूलर वेट को मैं लिख दूंगा एम से, एम बी, और ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया है तो हम लोग डब्ल्यू बी ओवर एम बी, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1000, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर। और ये वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया m बराबर डब्ल्यू बी ओवर एम बी, और ये 1000 ओवर v। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं करा देता हूं आपको। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, molarity of a solution in which 4 gram of caustic soda, 4 gram of caustic soda dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution। हमको मोलैरिटी पता करनी है सॉल्यूशन की जिसमें 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले गिवन, हमको गिवन क्या है, सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, तो देखिए हमको 4 ग्राम सॉल्यूट का दिया गया, तो मैं यहाँ सिंपल लिख दूँ वेट ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है हमारे पास, कास्टिक सोडा मतलब NaOH। कितना दिया गया है, 4 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना होगा, 40 ग्राम। कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 40 ग्राम। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, टोटल कर दो 40 ग्राम। तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ, WB ओवर MB। तो ये आ जाएगा 4 ओवर 40। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 100 ml। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ, M बराबर WB ओवर MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। तो देखो ये आ जाएगा 4/40 इंटू 100 ऊपर 1000, 10 से 4 ये आ गया मेरे पास 1 मोलैरिटी या मोल पर लीटर, या मैं इसको लिख दूंगा 1 मोलर। अच्छा सिंपली आपको अगर कोई सॉल्यूशन 1 मोलर दिया गया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको 2 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है तो सिंपली मतलब है कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला टर्म समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल भी हमने किया है। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, मोलैलिटी वो था मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram
ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना है यहाँ पे सॉल्वेंट के वेट की बात हो रही है। मोलैरिटी में हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था और यहाँ पर ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखूं तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखो वेट को W से किया और सॉल्वेंट को A से किया, तो यहाँ पे यूनिट अगर हम लोग देखें तो यूनिट बन जाएगी मोल पर केजी। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी? मोल पर केजी। इसको और एक्सप्रेस करके अगर मैं लिखूं मोलैलिटी को तो कैसे लिख सकता हूं? WB ओवर MB। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा मोलैलिटी। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। अगर हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 10 gram of glucose is dissolved in 100 gram of solution, 100 gram of solution। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले गिवन हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, तो मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है 100 वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट 10 ग्राम है, तो डेफिनेटली सॉल्वेंट कितना हो गया? 90। तो हम लोग यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल देंगे 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम, ये कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलैलिटी बराबर WB ओवर MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया गया है? ग्राम में, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, वैल्यू लगा दीजिए 10 ओवर 180 इंटू 90 और ये 1000, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, मेरे पास आ गया 100 ओवर 18 इंटू 9। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर केजी। द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी कैपिटल M और स्मॉल m से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है समझिए। मोलैरिटी इन्वॉल्व्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वी नो दैट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है। मोलैलिटी इन्वॉल्व्स द वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड वेट नेवर डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक्सपेरिमेंट में मोलैरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं और जो जून का महीना है और हम लोग जानते हैं जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जब गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो जून के महीने में मान लीजिए आपने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिया था, लेकिन ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कुछ बढ़ जाएगा। अब ये मान लीजिए हो गया 1.001 लीटर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे। वहीं आपने अगर यही एक्सपेरिमेंट किया जनवरी के मंथ में, तो जनवरी में सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, तो यही 1 लीटर जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन का वो कंप्रेस हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम आएगा 99 पॉइंट सब, मतलब 1 लीटर से थोड़ा सा कम आएगा। तो जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है सीजन पर, टेम्परेचर पर। तो मोलैरिटी वेरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, बट मोलैरिटी नेवर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो सीधी सी बात ये समझ में आई हमारे कि मोलैरिटी जो है वो साइंटिफिकली मोर एक्यूरेट नहीं है। मोलैलिटी इज साइंटिफिकली एक्यूरेट, बट कन्वीनियंटली वी प्रेफर मोलैरिटी। हम लोग मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं क्योंकि मोलैरिटी को मेजर करने के लिए हमको चाहिए वॉल्यूम, और वॉल्यूम मेजर करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लैब में अवेलेबल होते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, बीकर है, फनल है, या और बहुत सारे ग्लास एपरेटस अवेलेबल है हमारे पास। तो वॉल्यूम को मेज़र करना क्वाइट इजी है इन कंपैरिजन टू वेट, क्योंकि वेट को मेज़र करने के लिए हमको साइंटिफिक बैलेंस चाहिए और वो एक कैलकुलेशन करने में लगभग 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। तो हम लोग जनरली अपने लैब पर्पस से मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं, कैपिटल M को प्रेफर करते हैं, और
साइंटिफिकली जो लैब होती हैं, जो साइंटिस्ट अपना कोई वर्क करते हैं, उसमें मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं। तो मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलैलिटी इज साइंटिफिकली more accurate than molarity कैपिटल M। ठीक है। सेकंड, बट वी प्रिफर, या ऐसा लिख सकते हैं, बट मोलैरिटी इज इजी टू डिटरमाइन, क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम मेजर करने के बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देखिए ये था मेन डिफरेंस मोलैरिटी और मोलैलिटी में। अब हम लोग बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म 3 पर, दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज दिस मोल फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? देखिए अगर हम किसी भी क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू 100 निकालते हैं तो वो बन जाती है परसेंट। अगर किसी क्वांटिटी को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालते हैं तो वो बन जाती है फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है उसको समझते हैं हम लोग। पहले एक जनरल टर्म में बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है और बीकर में हमने लिया है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, और इसमें मैंने जो ऐड किया है वो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पर NB और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं Na। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? Na प्लस NB होंगे। तो मोल फ्रैक्शन सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता करना है तो NB ओवर Na प्लस NP। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता करना है तो Na ओवर Na प्लस NB। तो मैं मोल फ्रैक्शन को अगर सिंपली डिफाइन करूं तो कैसे कर सकता हूं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ये सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर काई से। तो देखिए मुझे अगर निकालना है काई बी तो मैं इसको लिख दूंगा NB ओवर Na प्लस NB, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर मुझे निकालना है काई A तो मैं लिख दूंगा Na ओवर Na प्लस NB। ठीक है। और यदि मैं पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, काई A प्लस काई B, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं ऐड कर दूँ तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, Na ओवर Na प्लस NB प्लस NB ओवर Na प्लस NB। एलसीएम सेम है तो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा 1। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। तो इससे एक पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी लेसर देन 1। अगर इंडिविजुअली सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बात की जाए तो 1 से कम होगा और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात की जाए वो 1 से कम होगा, लेकिन दोनों का अगर हम टोटल कर देंगे तो वो इक्वल होगा 1 के। तो हम ये लिख सकते हैं काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ काई A इज इक्वल टू 1 माइनस काई B एंड काई B इज इक्वल टू 1 माइनस काई A। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की यूनिट कुछ भी नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी मोल आ रहा है नीचे भी मोल आ रहा है, तो मोल से मोल कैंसिल, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। देखिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ each component in a solution
which contains 10 gram caustic soda, 10 gram caustic soda in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले गिवन हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो हमको देखिए 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, WB दिया गया है हमको 10 ग्राम। तो हम लोग MB निकाल सकते हैं, MB कितना होगा कास्टिक सोडा के लिए 40 ग्राम। हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 90 ग्राम। अच्छा, जब हमको मेंशन नहीं है कि सॉल्वेंट कौन सा है, तो हम लोग वाटर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करूँगा तो कितना आएगा 18 ग्राम आएगा। हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये आ जाएगा WB ओवर MB। ऐसे यहाँ निकालूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो WA ओवर MA। तो WB कितना है 10, ये कितना है 40, तो मेरे पास कितना आ गया 0.25। NA अगर निकालूँ तो 90 ओवर 18, दैट मीन्स 5। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू। मुझे निकालना है काई B, तो कैसे निकालूंगा 0.25 ओवर 5 प्लस 0.25। अगर मुझे काई A निकालना है तो कैसे कर दूंगा 1 माइनस काई B। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंट स्ट्रेंथ। देखिए स्टूडेंट, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट स्ट्रेंथ। देखिए परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, मतलब हम लोग सॉल्यूशन को यहाँ पे 100 मानेंगे और सॉल्यूट का जो पार्ट है उसके 100 के रिलेशन में हम लोग कंसंट्रेशन पता करेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो जैसे मेरे पास एक बीकर है और बीकर में ये मेरे पास सॉल्वेंट और ये रहा मेरे पास सॉल्यूट, और हम लोग जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ परसेंट स्ट्रेंथ में सॉल्यूशन को हमेशा 100 मानेंगे, ठीक है। उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसके रेशियो को ही परसेंट स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास दिया गया है 15% वेट बाई वेट। इसका मतलब है कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, अगर आपको दिया गया है 15% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये वॉल्यूम है, यहाँ पे वेट था तो मैंने 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिया, यहाँ वॉल्यूम था तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया है, मतलब ओवरऑल हमको 100 पार्ट्स लेने हैं सॉल्यूशन के। ऐसे मान लीजिए आपके पास है 15% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो मैं क्या लिखूंगा कि 15 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 3% स्ट्रेंथ की फॉर्म है मेरे पास, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 parts of सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है हमने, हम लोग मोलरिटी की बात कर रहे थे, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट था, और यहाँ पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, मेरे को दिया गया है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम मान लीजिए, और मुझे पता करना है परसेंट वेट बाई वेट, मतलब ये तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, ये वेट पे डिपेंडेंट है। तो मुझे वॉल्यूम से वेट पे जाना हो या वेट से वॉल्यूम पे जाना हो तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सीधी सी बात। तो वॉल्यूम बराबर क्या निकाल दूंगा, मास अपॉन डेंसिटी।
तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे, और मोलैरिटी और मोलैलिटी में भी इससे रिलेटेड मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate its molality. इस तरह का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन आपको दिया गया है 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अच्छा देखिए 3 मोलर का मतलब क्या हो गया कि 3 मोल ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, जैसे आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है NaCl का, इसकी कंसंट्रेशन है 3 मोल। इसका मतलब 3 मोल ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही तो मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं 3, और मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml। ठीक है। अच्छा डेंसिटी भी दे रखी है हमको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.25 ग्राम पर ml। तो मैं यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम को मैं इधर ले जाऊँ, या मास मुझे निकालना है, मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 1.25 इंटू 1000 ml, ये था ग्राम पर ml, तो मेरे पास आ जाएगा 1250 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। ठीक है। अच्छा जब वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया मेरे पास 1250 ग्राम। ठीक है। तो अगर मैं इसमें से वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दूं, वेट ऑफ सॉल्यूट को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं भाई। देखिए 1 मोल ऑफ NaCl का वेट कितना होगा? 58.5। तो 3 मोल का वेट कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो इसको आंसर करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 175.5 ग्राम। इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, 1250 में से 175.5 कर देंगे तो याद आएगा 1074.5। अब हम लोग मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी कैसे निकल जाएगी? देखिए कि वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। तो देखिए वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 3। ये कितना है? 1074.5, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.79 समथिंग मोल पर केजी। तो यहाँ से आप लोगों ने मोलैलिटी फाइंड आउट कर ली है। मतलब मोलैरिटी एक वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है, मोलैलिटी एक मास डिपेंडेंट है, तो हमको डेंसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये था हमारे पास परसेंट स्ट्रेंथ, 4th कंसंट्रेशन टर्म था। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 5th कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। हम लोग अगर परसेंट की बात करें तो पर 100 होता है, फ्रैक्शन की बात करें तो पर यूनिट होता है, और पर मिलियन की बात करें तो पर 10 लाख कितना अमाउंट प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए मेरे को दिया गया 15 ppm, सीधी सी बात है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने इसको लिखा है वेट बाई वेट के टर्म्स में। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 ppm वेट बाई वॉल्यूम के टर्म्स में। कैसे? कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं हमको। और हम इसको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में कैसे लिखेंगे? 15 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग ppm को 3 एक्सप्रेसिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बन गई हमारे पास कि इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट
विच इज प्रेजेंट इन पर 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास तो हमको इस पीपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, जब भी कोई सॉल्यूट हमको कम अमाउंट में दिया गया है, लेकिन इतना कम अमाउंट है कि हम लोग मैथमेटिकली उसको इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली उसका जो इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा पोटेंट है। जैसे क्लोरोफॉर्म, आप लोग जानते होंगे क्लोरोफॉर्म, ये वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है और ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। कितना अमाउंट है देखिए कि 0.0015 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसको डिसॉल्व किया जाता है 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ऐसे समझ लीजिए। तो ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट है, 0.0015 ग्राम, मैथमेटिकली हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन इतना अमाउंट भी अगर पानी में प्रेजेंट है तो ये कैंसर कॉज कर सकता है, कार्सिनोजेनिक है ये। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके अमाउंट को सिग्निफिकेंट बनाना पड़ेगा ताकि मैथमेटिकली हम इसको इग्नोर ना कर सकें। तो सीधी सी बात देखिए, 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 0.0015 ग्राम। तो 1000 में कितना प्रेजेंट होगा, 0.015 ग्राम। तो 10,000 में कितना प्रेजेंट होगा, 0.15 ग्राम। तो 1 लाख में कितना प्रेजेंट होगा, 1 लाख में 1.5 ग्राम। तो 10 लाख में कितना प्रेजेंट होगा, 10 लाख में प्रेजेंट होगा 15 ग्राम। तो हमने सॉल्यूट के जो कम अमाउंट था, नेग्लिजिबल अमाउंट था, जो 100 ग्राम में नेग्लिजिबल था, उसको 10 लाख में सिग्निफिकेंट बना दिया। इसीलिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थे 5 कंसंट्रेशन टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर अब हम लोग इनको 2 कैटेगरी में बनाना चाहें, मतलब मास डिपेंडेंट और वॉल्यूम डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट और वॉल्यूम डिपेंडेंट। अच्छा, जो मास डिपेंडेंट है उसको हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है उसको कर देंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसे भी बना सकते हैं कैटेगरी हम लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलिए, तो देखिए मास डिपेंडेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा था मोलैलिटी, क्योंकि इसमें हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। फिर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में भी हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात, सॉल्वेंट की बात की है। ठीक है, ऐसे ही परसेंट वेट बाई वेट की बात करी है हम लोगों ने। अगर हम लोग पीपीएम में भी देखें तो परसेंट वेट बाई वेट वाला हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी और परसेंट वेट बाई वॉल्यूम और परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और अगर हमें इस टर्म को यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है या इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो हम लोग एक दूसरे को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये था आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।